तो आप लोग सभी तैयार हो जाएं। आज का टॉपिक वैद्युत रसायन में पढ़ने के लिए, और आज का टॉपिक है 25 नंबर टॉपिक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखने में आपको कभी कठिन भी लगेगा और आसान भी लगेगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम पहले सुन लें। 25 नंबर टॉपिक है आज का, और जिसका नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हिंदी में बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहली बात, इसका सबसे पहले डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसका ग्राफ क्या होता है, इस पर क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। हाँ, आवाज आ रही है? क्या बोले? रुक रहा है? ओके ओके। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसको कहते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब लिखेंगे इसका परिभाषा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है, शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के शून्य भार का, के शून्य घात का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ऐसा लिखें। क्या हुआ टॉपिक? शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले यह है, आप कल सुनाएंगे हमको याद करके। थ्योरी है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक मतलब समझते हैं, लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, किसका? तो अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात का, उस पर शून्य घात रहेगा, पावर, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये पहले लिख लीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात का समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो अर्थात में लिख लें ताकि याद करने में सुविधा हो। अर्थात वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गया। तो दोनों आप हमको कल सुनाएंगे।
पहला तो ये और दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये। क्या लिखे पहले लिखे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, तो सांद्रण एक टर्म हो गया, अभिकारक हो गया और वेग हो गया। क्या पढ़ रहे हैं? तो शून्य कोटि पढ़ रहे हैं। शून्य कोटि में अभिक्रिया होगी और उसका वेग जो होगा वह अभिकारक के सांद्रण के कैसे घात? तो शून्य घात के समानुपाती होगा। पहला डिफिनीशन हम बोलेंगे। दूसरा बताएंगे कि वैसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो दूसरा तरीका बताएंगे आप कि अभिकारक के सांद्रण पर जिसका वेग निर्भर नहीं करता हो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए 1 नंबर 2 नंबर में तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात का समानुपाती होता है। अर्थात वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, जिसको कहते हैं जीरो ऑर्डर। तो अगर आपसे परिभाषा कभी पूछ दिया जाए तो परिभाषा आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब आइए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जैसे हम लोग ए से बी लिखते हैं, बी से सी लिखते हैं, उस प्रकार से कैसे लिखेंगे, ग्राफ कैसे होगा? तो लिखेंगे कि मान लेते हैं, मान लीजिए, मान लें कि अभिक्रिया, मान लें कि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मान लीजिए कि जो अभिक्रिया आप करवाने जा रहे हैं वह मान लें कि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जैसे ए हो गया रिएक्टेंट के तरफ, जैसे इसको कहते हैं अभिकारक, और इसको लिखते हैं बी, ये हो गया प्रोडक्ट। अब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है जिसमें टाइम लगता है, जैसे ये ए है तो शुरू का जो सांद्रण है वह ए है और इस समय इसको मान लीजिए आप टी समय पर, टी समय मतलब जिसको जीरो समय मान लीजिए, जीरो समय पर शुरू में, तो जो रिएक्टेंट है, जो ओरिजिनल आपके पास आया है, खरीद कर जो प्रोडक्ट लाए हैं कहीं से, और उसको मिलाकर दो चीज को बनाएंगे, तो अभिकारक इसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट और हिंदी में कहते हैं अभिकारक। और इधर वाले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इधर वाले को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में कहते हैं उत्पाद। अब क्या है कि इसको हम मान लिए ए और जीरो समय, अभी इसमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा लाए हैं आप वैसा ही ये है, तो इसको मानिए ए, उस समय जीरो समय। कुछ समय के बाद वह प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसको मानिए ए माइनस एक्स। कब? तो टी समय पर, टी समय पर। इतना लिख लें पहले। क्या? ए और बी, यहां ए है रिएक्टेंट, हम पूछेंगे ए क्या था, आप बोलेंगे रिएक्टेंट, अंग्रेजी में बोलने का मन होगा अभिकारक, और बी क्या था तो उत्पाद और प्रोडक्ट। उसमें क्या माने थे? तो स्मॉल ए में को माने थे जीरो समय पर और स्मॉल ए माइनस एक्स माने थे टी समय पर। तो बोलने का तरीका हम सिखा रहे हैं कि आप हमको याद करके किस प्रकार से सुनाएंगे कि अभिक्रिया की शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक को कैपिटल ए माने थे और प्रोडक्ट को कैपिटल बी माने थे, जिसमें अभिकारक के तरफ ए स्मॉल ए को लिखे थे जीरो समय पर और ए माइनस एक्स को लिखे थे टी समय पर। तो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा और आपको याद भी होता जाएगा। दिख रहा है साफ साफ? दिख रहा है? चलिए
अब क्या होगा, आप a माने स्मॉल a और यहां पर a माइनस एक्स माने हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। अतः अभिक्रिया का वेग आप पहले भी लिख चुके हैं, dx बाई डी टी बराबर a माइनस एक्स पर पावर 0, a माइनस एक्स पर पावर 0। अब चूंकि आप लाइफ में पहली बार ये इक्वेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पहली बार तो आप लिखना सीखें कि लिखेंगे कैसे। dx बाई डी टी बराबर a माइनस एक्स पर पावर 0, या इसको और क्या आप लिख सकते हैं, dx बाई डी टी बराबर, लेकिन समानुपाती लिखे थे तो समानुपाती लिखने से पहले यहां आप लिखेंगे प्रोपोर्शनली पहले, और इसके बाद इसको आप के में कन्वर्ट कर दीजिए, बराबर के a माइनस एक्स पर पावर नॉट, जिसमें के क्या होगा, तो के को लिख दीजिए आप लोग स्थिरांक, के को क्या लिख दीजिए, स्थिरांक। कैसा स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक लिख दीजिए, के बराबर वेग स्थिरांक। तो कल आप बोलेंगे कि आप कैसे कैसे एक्सप्रेस किए थे अभिक्रिया के वेग को, तो dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स पर पावर 0, इस प्रकार से बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, परिभाषा कैसे बताएंगे, ये सभी बात आप सीख जाएंगे। तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी, शून्य कोटि की अभिक्रिया लिख लिए। तो ये हो गया। इसमें पूछेंगे हम कल के उसमें क्या था, तो आप बोलेंगे वेग स्थिरांक। के क्या था, वेग स्थिरांक। कैसे हम प्रोपोर्शनलिटी में लिखे थे, प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती a माइनस एक्स पर पावर नॉट। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं dx बराबर के डी टी, और ये भी आप लिख सकते हैं dx बाई डी टी बराबर के, क्योंकि किसी पर पावर 0 होता है तो क्या मान होता है ये बताइए, 1 होता है। पढ़े हैं आप। तो dx बाई डी टी बराबर क्या हो गया, तो dx बाई डी टी बराबर के हो गया। वेरी इजी है, अगर मैथ आपका होगा तो और आसान होगा समझने में, क्योंकि मैथमेटिकल थोड़ा सा टर्म है, कोई खास कठिन टर्म नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म है। dx बराबर के डी टी, dx बाई डी टी बराबर के। तो वेरी इजी था। इसमें आपको सुनाना है, डेफिनेशन सुनाना है दो तरीके से, एक समानुपाती वाला और एक अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है वो वाला। दूसरा सुनाना है उसमें कि dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती बोलना है a माइनस एक्स पर पावर 0, ये बोलना है, ये एक्सप्रेशन बताना है। और लास्ट में आप यह बताना है कि लिखें यह अवकल वेग नियम समीकरण कहलाता है, जिसको अवकल वेग नियम समीकरण को अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे मैथ में डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। इंग्लिश में हिंदी मीडियम के छात्र भी यही बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलेंगे, हम कल क्या पढ़ाए थे, तो आप बोलेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, अवकल वेग नियम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाएंगे आज ही, हम आज बनवाएंगे, उसमें बताएंगे
कि किस प्रकार से आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन और शून्य कोटि की अभिक्रिया से कैसे आपका कोई भी एग्जाम का प्रश्न, किसी भी एग्जाम का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया का क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक ग्राफ बना लीजिए कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ डायरेक्ट इस तरह का फिगर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा ABCD में, और इधर आप लिखिए टी समय, यहां टी को लिख दीजिए समय और एरो दे दीजिए इस साइड में एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर लिख दीजिए यहां dx/dt और यहां पर एरो ऊपर की ओर दिखा दीजिए और इसमें दिखा दीजिए डॉट डॉट करके। तो जहां पर आपको इस तरह का ग्राफ किसी में ABCD में मिल जाएगा, चूंकि हम 2-3 तरह का अभी प्रक्रिया बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो उसमें आपको जहां पर इस तरह का ग्राफ दिखेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। तो यहां देखिए dx है बाय dt, यहां एक समान लाइन है तो इस तरह से एक समान लाइन खींच दीजिए, एक इधर एरो आप खींच दीजिए ऊपर बढ़ते क्रम में और एक टाइम को बढ़ते क्रम में दर्शाइए। अभी और इसमें ग्राफ आएगा लेकिन पहले आप बनाएं इस ग्राफ को। तो ये जो ग्राफ है एक समान है, एक जैसा है और इसको कहते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस पर क्वेश्चन जब बनवाएंगे तब समझ में आएगा कि ये ग्राफ का क्या फायदा है। कभी कभी तो यही ग्राफ ही डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये किस चीज का ग्राफ है। लिख लिए? चलिए, वीडियो ठीक जा रहा है, YouTube पर वीडियो ठीक है। यदि dx/dt और t के बीच, यदि dx/dt जो अभी हम ग्राफ खींचे हैं dx/dt, इधर dx है बाय dt और इधर t है, ये बना तो आप बना चुके हैं। तो ये dx/dt और t के बीच लेखा चित्र, अभी जो हम खींचे इसको कहते हैं हम लोग लेखा चित्र। तो एग्जाम में जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें तो लेखा चित्र आपको लिखना होगा कि लेखा चित्र dx/dt और t के बीच लेखा चित्र अंकित किया जाए तो t अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए इस ग्राफ को दर्शाने के लिए अभी तुरंत थोड़ी देर पहले इस ग्राफ को बनाए थे, फिर दोबारा नहीं लिखना है। यहां dx/dt और t के बीच इस चीज को आप दर्शाएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे, तो एक लाइन में आप लिखेंगे कि dx/dt और t के बीच अगर हम लेखा चित्र खींचें, इसको हम लेखा चित्र कहते हैं, तो अंकित किया जाए तो t अक्ष के समानांतर, यहां t अक्ष है, t अक्ष के समानांतर ये जो लाइन खींचा हुआ है तो समानांतर एक सीधी रेखा खींची जाती है। ये डिस्क्रिप्टिव के लिए हम बता रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाने के लिए ये लेखा चित्र खींचेंगे, इधर dx/dt खींचेंगे, यहां पर t खींचेंगे और यहां एक समानांतर लाइन खींच देंगे और लैंग्वेज में लिखेंगे भाषा में कि dx/dt और t के बीच एक लेखा चित्र खींचा गया जो कि t अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्राफ ही आपको दिया हुआ रहेगा। अब लिखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियम समीकरण का
वैकल्पिक रूप, वैकल्पिक रूप, वैकल्पिक रूप, वैकल्पिक रूप, इधर ए लिखें और इस साइड में प्रतिफल लिखें। प्रतिफल भी कहते हैं और उत्पाद भी कहते हैं प्रोडक्ट को। इधर रिएक्टेंट लिखें, रिएक्टेंट के तरफ मतलब अभिकारक के तरफ कैपिटल ए को दर्शाएं और राइट साइड में प्रतिफल लिखें। दिख रहा है साफ साफ? लिख लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियम समीकरण के वैकल्पिक रूप में आप ए लिखेंगे और इधर आप लिखेंगे प्रतिफल। अब नीचे लिखेंगे कि ए इधर रिएक्टेंट हो गया और इधर प्रतिफल हो गया, तो इसमें क्या हुआ ए, तो लिखेंगे कि मान लें कि अभिकारक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट, मान लें कि अभिकारक ए का सांद्रण, ए का सांद्रण, मान लें कि अभिकारक ए का सांद्रण, इसको आप बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे और हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इस बड़ी ब्रैकेट को, और हिंदी में कहते हैं अभिकारक का सांद्रण या ए का सांद्रण। पढ़ने में आप ए का सांद्रण भी पढ़ेंगे और अभिकारक ए का सांद्रण भी पढ़ेंगे। और शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, का वेग स्थिरांक क्या है, तो के नॉट है, ये लिखेंगे। जीरो को नॉट पढ़ेंगे, जीरो को आप नॉट पढ़ेंगे, जीरो को नॉट, नॉट मतलब कुछ भी नहीं, इसीलिए के नॉट कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड भाषा हुआ कि मान लें कि अभिकारक ए का सांद्रण, तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ऐसे पढ़ सकते हैं आप ए का सांद्रण, या आप लिखते वक्त ए भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि सामने में आप लिख रहे हैं तो सामने वाला को दिखाई पड़ रहा है कि ए है यहां। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के नॉट है। मान लें कि अभिक्रिया ए का सांद्रण कैपिटल ए और शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के नॉट है। लिख लिए? के नॉट है। चूंकि अब नीचे लिखेंगे, चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया, चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया, चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग ए के सांद्रण, ए के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। परिभाषा में लिखाए थे पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। अतः अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। अभिक्रिया का वेग माइनस डी, और बड़ी ब्रैकेट में ये ए लिखेंगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं डी ए बाय डी टी। समझ गए? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी या डी ए बाय डी टी बराबर के नॉट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर पावर नॉट बराबर आप लिख सकते हैं के नॉट। पढ़ने में आप माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के ए नॉट पढ़ेंगे, के नॉट ए नॉट ऐसा भी पढ़ेंगे, या के नॉट भी पढ़ेंगे। लिख लिए? तो ये आप पहले भी बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग
ए के सांद्रण, ए के सांद्रण को हम कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार से लिखेंगे। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? तो ए का सांद्रण, ए का सांद्रण और बड़ी ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखेंगे। तो क्या हुआ? शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो माइनस dA/dt बराबर k नॉट a नॉट। अब ये हो जाएगा 1, तो ये क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं? सो बताइए। माइनस d और a बराबर ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, k नॉट ऐसा लिख सकते हैं, k नॉट और dt, ये dt इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अगर मैथ आपका मजबूत है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये अगर 1 हो गया तो ये dt इधर चला जाएगा, जा सकता है? ये बताइए, इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बराबर k नॉट पढ़े हैं? इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन में d माइनस लिखेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a बराबर k नॉट इंटीग्रेशन dt लिखिए, दोनों तरफ लिख लिए। सब में या बगल में करते जाइए क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये है या ये है, जहां पर जो इक्वेशन काम में आएगा एग्जामिनेशन में या जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जब डाटा दिया हुआ रहेगा तो उस समय सभी का यूज होगा। अब इसको लिखेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो इसका मान होगा a माइनस a बराबर k नॉट t प्लस c का क्या है यहाँ? सो बताइए। तो लिख लेंगे c बराबर, जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। कल हम पूछेंगे कि प्लस c जो लिखे थे, प्लस c जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखे थे शून्य कोटि की अभिक्रिया में c क्या था? तो आप बोलेंगे समाकलन स्थिरांक। हम पूछेंगे dA जो था इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dA कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखे थे? तो माइनस a। dt का क्या लिखे थे? तो k नॉट t। c क्यों लिखे थे? तो c हो गया समाकलन स्थिरांक। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आज हमको आपको बताएंगे। तो लिख लिए यहां तक। तो इक्वेशन नंबर 1 हम अभी बताए आपको। क्या इक्वेशन नंबर 1 बताए? तो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या बताए? k नॉट प्लस k नॉट t प्लस c, जिसको कहते हैं c बराबर, तो c याद रखना है, जिसको कहेंगे समाकलन स्थिरांक। अब लिखेंगे कि जब t बराबर 0 हो, समय तो इसमें 0 की बात हो, तब क्या होगा? तो तब a का सांद्रण, तब a का सांद्रण a नॉट होगा, a नॉट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट भी पढ़ेंगे और डायरेक्ट आप a नॉट भी पढ़ेंगे, क्योंकि सामने में ये आप बड़ी ब्रैकेट लिख रहे हैं। समझ रहे हैं? पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो लिखेंगे माइनस, क्यों? क्योंकि अभिकारक घटता है, a नॉट बराबर k नॉट इंटू 0 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं आप आसानी से। क्यों? क्योंकि हम t बराबर अभी 0 मान रहे हैं, तो जब 0 होगा तो माइनस a नॉट बराबर k नॉट इंटू 0 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। या अब इसी को या में क्या लिखेंगे? तो k नॉट इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। अब c, तो यहां पर क्या होगा मान? सो बताइए। तो माइनस a नॉट बराबर, ये तो 0 हो गया, c लिख सकते हैं। बराबर क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। तो छोटा छोटा पार्ट करके, पूरा बोर्ड आपको भर कर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भर जाने के बाद कंफ्यूजन ज्यादा होता है। छोटा छोटा पार्ट देखिए, छोटा छोटा पार्ट लिखिए।
तो अब आपको समझ में आने लगेगा। ये सब जीरो है, अल्फा बीटा मत समझ लीजिएगा, जीरो माइनस ए नॉट। कब ऐसा हुआ? तो जब हम ए का सांद्रण ए नॉट होगा कब? जब हम टी को जीरो मान रहे हैं तो यहां पर इसका मान हो गया जीरो और तब ये सी के बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या लिखे थे? इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखे थे ये बताइए। इक्वेशन नंबर समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार 1 में क्या लिखे थे? तो 1 में लिखे थे माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या ए का सांद्रण बराबर के नॉट और टी माइनस ए नॉट। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये बताइए। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के नॉट टी प्लस ए नॉट जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 मानिए। आ गया, समझ में आ गया? समीकरण 1 के अनुसार लिख लिए? नहीं सर, रुकिए रुकिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे, कल इसको हम पूछेंगे भी और थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड है। एक बार पढ़ने के लिए सिखा देंगे, एक बार याद करने के लिए सिखा देंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी करवा देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बस ऑटोमेटिक पैटर्न ही समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे समझा जाता है और कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है ये भी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन जानना भी है जरूरी। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका और न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो इसका ग्राफ एक खींच लीजिए। ग्राफ खींचने पर कैसा ग्राफ होता है? तो यहां पर उसी जिस प्रकार से उसमें लिखे थे टी और इधर लिख दीजिए समय और यहां पर ए लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर दिखाइए। लिख लिए? नहीं सर, लिख रहे रुकिए तो। और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट ऊपर में लिख दीजिए और यहां से एक ग्राफ खींचिए जो कि घटते घटते क्रम में यहां पर पहुंचे और इसको ढलान यहां पर लिख दीजिए। क्या लिखना है? ढलान बराबर माइनस के, ऐसा लिखना है। अब चूंकि ये ग्राफ भी आप पहली बार देख रहे होंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इस प्रकार का आप ए भी जिंदगी में लाइफ में पहली बार देख रहे होंगे। आप ये भी ए नॉट यहाँ जो ग्राफ है ये भी पहली बार देख रहे होंगे। यहाँ टी समय इस तरह का ग्राफ, यहाँ ढलान बराबर माइनस के। तो ये पहली बार अगर देख रहे हैं तो पहले आप एक बार लिखें, इसको देखें। अब बाद में इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा तो उसमें तो डायरेक्ट यही ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तुरंत बता दीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि समय के साथ देखिए इसका ढलान स्लोप नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन ही रहेगा कि स्लोप कहाँ जाएगा। बना लिए? तो हम पूछेंगे कि दूसरा ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या था, तो आप बोलेंगे टी समय था। एक्स एक्सिस पर क्या था, तो ए था और ऊपर में ए नॉट को दर्शाया गया था। और उसका ढलान कैसा था, तो नीचे ऊपर से नीचे की ओर था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या ए का सांद्रण, जैसे ए का सांद्रण ऐसे लिखते वक्त क्या बोलेंगे? ए का। हम पूछेंगे ए का सांद्रण लिखिए, ए का सांद्रण लिखिए, आप इस प्रकार से लिखेंगे। या अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए का सांद्रण, ए का
सांद्रण, या अंग्रेजी में अगर बोलने का मन है तो इसको बोलिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या डायरेक्ट आप ए भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर कोई सामने में व्यक्ति बैठा हुआ है तो आपको तो देख रहा है, बड़ी ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ए भी लिख सकते हैं। समझ गया कि नहीं? अब जैसे आप हम लिख रहे हैं ये ए, तो ए नॉट हम पढ़ेंगे हमेशा कंसंट्रेशन लगातार हम उतना बार नहीं बोलेंगे, तो डायरेक्ट ए नॉट हमको लिखने का मन होगा, तो हम जान रहे हैं कि ए हमेशा आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हम उतना बार नहीं बोल के डायरेक्ट ए नॉट बोल देंगे। ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो ढलान, दो ग्राफ आपको बताए, एक सीधी लाइन समानांतर वाला और एक ढलान वाला बताए, तो दो ग्राफ आपको याद रखना है, या लिखेंगे उसी में नीचे ए नॉट माइनस ए बराबर के नॉट टी, या के नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, ये के नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, ए नॉट। अब इसको पढ़ने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय टी, लिख लीजिए। तो के नॉट बराबर, कल हम पूछेंगे कि के नॉट बराबर क्या लिखवाए थे, तो ए नॉट माइनस ए, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए बाय टी। अब एग्जाम में अगर लिखना होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को लिखें, तो परिभाषा लिख देना है, अर्थात लिख देना है, इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, इक्वेशन सेकंड लिखना है, दो को ग्राफ बनाना है, आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। अब अभी हम बनाए क्या थे, अभी जो ये ग्राफ बनाए थे, ये ग्राफ क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको लेखा चित्र। तो लिखेंगे लेखा चित्र के बारे में क्या लिखे, यदि एक आसांद्रण और टी के बीच लेखा चित्र खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जो कि इस चित्र में दिखाए थे हम, जिसकी ढलान बराबर माइनस के और अवरोध बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट होगा। इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसी बात को आप कैसे भाषा में, लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखेंगे, यह भी लिखने के लिए आना चाहिए कि आप जो ग्राफ खींचे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टी के बीच लेखा चित्र, उसमें सीधी रेखा प्राप्त हुआ और उसमें वह ढलान प्राप्त हुआ, तो इस ढलान के बारे में लिख देंगे। यहाँ पर के लिखाए थे, तो इस प्रकार से कल आप हमको बोलने का प्रैक्टिस करवाएंगे।